बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं, लेकिन टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। डेट शीट्स भी आनी शुरू हो चुकी हैं, जो एक दफ़ा कंफर्मेशन होती है फिर आपको मैं बताता हूँ कि कौन से पेपर्स कब होने के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मगर उससे पहले हम अपने सिस्टम्स को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। फ़िज़िक्स हम लोगों ने शुरू की हुई है और साथ ही केमिस्ट्री शुरू की हुई है उर्दू मीडियम। चैप्टर नंबर 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि तरतीब में चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसकी 3 वीडियो बनेंगी। एक वीडियो में एमसीक्यू और शॉर्ट करूंगा, एक वीडियो में इसके कंसेप्चुअल सवाल जो है यानी आला तस्वुरात थी वो करेंगे इंशाअल्लाह, और एक वीडियो में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलते हैं किताब के अंदर, क्योंकि लंबे टॉपिक्स हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये आपने अक्सर बचपन में भी और अब भी कंघी वगैरह सर से फेरने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के साथ जोड़ा होगा। फिर आपने इलेक्ट्रिक जो होती है, बिजली गिरती है, उसके बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा कई दफ़ा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में ये हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फिर कूलम्स लॉ क्या होता है, और उसके बाद मशहूर चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत यानी इंटेंसिटी क्या होती है। फिर इसी चैप्टर में हम लोग कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे, और इसमें जनाब हम एक तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ख़तरनाक क्यों है, आग लग सकती है, क्या वजह है, क्या चक्कर, इसको कैसे, इससे महफूज कैसे रह सकते हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ है, स्टोर चार्ज स्टोर करने वाला आला। आपने अक्सर पंखों वगैरह के साथ लगे होंगे, देखे होंगे। इसकी जो यूनिट है कैपेसिटेंस, वो क्या होती है, इसकी तारीफ करें जो ताकत है। तो सीरियल कैपेसिटर कैसे लगाए जाते हैं और पैरेलल वाइज कैपेसिटर कैसे लगाए जाते हैं। एमसीक्यू पहले तो एमसीक्यू चूँकि मैंने किताब से डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, स्कैन करता हूँ, तो कई दफ़ा किताब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा आपको मध्यम लग रहा है। इसलिए मैं हमेशा साथ साथ बोलता हूँ किताब आप ओपन कर लें। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा करता है। आपको पता है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रगड़ने से इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो दूसरा जिस्म होता है वो पॉजिटिवली तौर पर चार्ज होता है। दो गैर चार्जशुदा इस्साम ए और बी के जब आपस में रगड़ा जाता है, तो जब जिस्म बी को नेगेटिव तौर पर चार्ज की जिस्म सी के पास लाया जाता है, तो इससे दोनों इस्साम एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो मुंदरजा ज़ैल में से कौन सी बात दुरुस्त है जनाब, क्योंकि वो पॉजिटिव तौर पर चार्ज हो जाता है। जब आप प्लास्टिक के एक सलाख को, ये मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लें कि इसका जवाब हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी और नेगेटिव तौर पर चार्ज हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दफ़ा कर रहे हैं। ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है। अच्छा, जिसम बी नेगेटिव चार्ज की जिसम सी पर लाया जाता है। ठीक है, इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पॉजिटिव पर चार्ज होता है। एक ही बात हो रही है। जब आप प्लास्टिक के, ये यानी कंसेप्चुअल सवाल था, बड़ा घुमाने वाला सवाल था। ए के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको सी किसी और जिस्म के साथ लगाया जा रहा है, जिस्म बी को जो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपस में दफ़ा कर रहे हैं। जब आप एक प्लास्टिक की सलाख को अपने बालों पर कई दफ़ा रगड़ते हैं, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ कशिश करते हैं। इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं, इससे कॉमन सेंस ये निकलती है कि दोनों पर डिफरेंट किस्म का चार्ज है, इसलिए फिर वो एक दूसरे के साथ कशिश करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। कूलम के जो कानून है उसके मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासले को बढ़ा दिया जाए तो कशिश की फोर्स कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। आप दो मैग्नेट लें, उनके डिफरेंट सिरों को कोशिश करें करीब, उसके बाद दूर ले जाने की, तो कशिश आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें दूर से कम अट्रैक्ट होती हैं। कूलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजूद है, वो चीज़ें जो साकन पॉइंट चार्जेस हो, साकन हालत में उनके लिए। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इब्तदाई तौर पर 4 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक हो गया। जब ये फासला 1 सेंटीमीटर होगा तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला आपने किताब के अंदर पढ़ा है, इसका जनाब हो जाएगा 16 गुना जो ज़्यादा है वो फोर्स हो जाएगी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर फासला कम करने से। एक 10 सी के चार्ज को, यानी सी का मतलब है कूलम के चार्ज को, कैपेसिटेंस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। आपको पता है कि वर्क के जो यूनिट है वो जूल होती है।
इसको बाल जौल भी कह सकते हैं। इन दोनों मकामात के दरमियान पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये फार्मूला आप लगाएंगे V इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब आएगा 0.5, क्योंकि जनाब 5 जूल है तो 5 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 10, सी नीचे आ जाएगा। तो 5/10 1/2 यानी 0.5 वोल्ट। दो छोटे चार्ज स्फीयर्स को 2 मिलीमीटर के फासले रख दिया। दो गोले मुंदरजा झैल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा कशिश की फोर्स होगी। 2Q प्लस और -2Q जब होंगे तो फिर जनाब सबसे ज़्यादा दोनों के दरमियान जो कशिश है वो अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस हमेशा एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती बल्कि ये पैरेलल चलती हैं। कैपेसिटेंस की तारीफ की जा सकती है जनाब Q ओवर V फार्मूले के तहत। लो जी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छी बात यह कि मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चन इसकी किताब के अंदर हैं सिवाय 2 को छोड़कर। आप एक सादा तजर्बे से कैसे साबित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की 2 अक़साम हैं, या कैसे बता सकते हैं। पेज नंबर 80 और 81 जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है ये 80 है। लो जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन हो गया। स्क्रीन शॉट लेते रहें या उसको साथ साथ वीडियो को रोक कर और किताब पे निशान लगा ली करें। सरगर्मी यानी एक्सपेरिमेंट बताना है तो उसके साथ ये डायग्राम भी बताना है, ये वाला ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी साथ बताना है। तो आप शीशे की एक सलाख लें और इसको रेशमी कपड़े के साथ रगड़ कर उफ़ की हालत में लटका दें। जब हम खाल के साथ रगड़ी प्लास्टिक की सलाख को धागे के साथ लटकाई गई शीशे की सलाख के करीब लाते हैं तो दोनों सलाखें एक दूसरे को कशिश करती हैं। ये डायग्राम बना देना। एक प्लास्टिक की सलाख है और एक शीशे की सलाख है। शीशे की सलाख को आपने उफ़ की हालत में हॉरिजॉन्टली लटका देना है धागे के साथ। मैंने दोनों में कशिश आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से फिर बताना है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज नहीं है बल्कि इन अक़साम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इन मुखालिफ चार्जेस को ही पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसकी भी यही सवाल आएगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। और हमने एक्सपेरिमेंट से भी साबित कर दिया कि 2 डिफरेंट चार्जेस की चीज़ें एक दूसरे की तरफ कशिश करती हैं और जो एक जैसे चार्ज की चीज़ें वो एक दूसरे की दफ़ा करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अजसाम को चार्ज करने का क्या तरीका है। पेज नंबर 82। इसी अगला पेज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है क्या तरीका है। दो धाती स्फीयर्स लें यानी 2 गोले धात के ए और बी, उनको इंसुलेटेड स्टैंड पर इस तरह नस्ब करें कि वो एक दूसरे को मस करें। ये पहले इस तरह इनको आपस में स्टैंड पर खड़ा कर दे रहा है। अब एक पॉजिटिव चार्ज वाली सलाख को ए वाले गोले के करीब लाएं। ये सलाख नेगेटिव चार्ज को कशे जबकि पॉजिटिव चार्ज को दफा करेगी। अब सफ़ियर ए की बाएं साइड वाले नेगेटिव जबकि सफ़ियर बी की दाएं साइड पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब सलाख को सफ़ियर ए से दूर हटाए बगैर सफ़ियर ए और बी का दरमियानी फासला थोड़ा सा बढ़ा दें तो आप मुशाहिदा करेंगे कि इन पर मुखालिफ चार्ज है, क्योंकि दोनों चार्जेज यकसन तौर पर इनकी सतह पर तकसीम हो जाते हैं। इस अमल से धाती स्फीयर्स पर बराबर लेकर मुखालिफ चार्ज पैदा होता है। इसी चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है तो फिर ये उसका जवाब है और ये एक्स्ट्रा सवाल है, ये बोर्ड में आ चुका है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये उसका जवाब है। ये एक्स्ट्रा सवाल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब किताब पे नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का अमल रगड़ के ज़रिए जिस्म को चार्ज करने से कैसे मुख्तलिफ है। इसका जवाब मैंने नीचे मेंशन कर दिया। स्क्रीन शॉट लेने के लिए तैयार हो जाएं। ये देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में एक चार्ज जिस्म की मौजूदगी में दूसरे गैर चार्ज जिस्म पर चार्ज पैदा किया जाता है। यानी
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दो इस्साम को छुए बगैर चार्ज हो जाते हैं, जबकि रगड़ने या फ्रिक्शन के ज़रिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि बगैर छुए दोनों इस्साम पर चार्ज पैदा किए जाए। ऊपर अभी मैंने किताब के अंदर से आपको ये डेफिनेशन भी दिखाई थी, ये वाली। किसी चार्ज शुदा जिस्म की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के ज़रिए एक सिरे को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करने के अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये डायग्राम बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका अंडरलाइन कर सकते हैं। वापस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसके काम करने के क्या असूल हैं, उसको डायग्राम के ज़रिए वजाहत करें। पेज नंबर 82। लो जी, इलेक्ट्रोस्कोप आ गई। गोल्ड लीफ सोने के औराक वाली इलेक्ट्रोस्कोप एक हसास आला है। अच्छा, अब ये सवाल ऐसे भी आ सकता था कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है। उसने जानबूझकर आपको चेक करने के लिए गोल्ड लीफ का नाम लिया। सोने के औराक वाली इलेक्ट्रोस्कोप एक हसास आला है जिसकी मदद से हम किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ये एक तांबे की सलाख पर मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर वाले सिरे पर तांबे की डिस्क और निचले वाले सिरे पर ये औराक लगे होते हैं। औराक को लीफ कहते हैं। पत्ते पत्ते औराक। ये ऊपर जनाब तांबे की डिस्क लगी हुई है, ये गोल नहायत पतले सोने के दो औराक लगे होते हैं। इसकी सलाख को शीशे की जार में एक कार की मदद से नस्ब कर दिया जाता है। चार्ज इस सलाख की मदद से डिस्क से औराक तक हरकत कर सकता है। जांच की अंदरूनी सतह पर एल्यूमिनियम की पतली सी फॉयल यानी पतरी लगा जाए। आप एल्यूमिनियम की फॉयल आपने देखो अक्सर में पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह या कोई भी चीज़ तरह की पैक करनी जो हीट को रोक लेती है, बड़ी चमकीली सी होती है, आम फॉयल्स मिल जाती हैं, उनकी बात हो रही है। ये एल्यूमिनियम फॉयल यहाँ लगा दी गई है, उसको अर्थ कर दिया। फॉयल की तांबे की तार की मदद से ज़मीन के साथ जोड़ दी जाता है जिससे सोने के औराक किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक खलल से महफूज रहते हैं। तो ये जनाब इसके जवाब था। पेज 82 पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग सवाल अगर पूछे थोड़ा सा 3-4 नंबर का फिर बना दें। अगला सवाल है कि फ़र्ज़ करें आप इसके पास शीशे की एक सलाख है जिसको आपने ऊन के साथ रखा। ऊन मतलब है वूल, आजकल वैसे भी सर्दियाँ स्वेटर्स। बताएं कि अब आप इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करेंगे, नेगेटिव पर कैसे चार्ज करेंगे और पॉजिटिव तौर पर कैसे चार्ज करेंगे। दोनों का जवाब पहले पेज 83 पे है। चार्ज का पता लगाना, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। नीचे ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट। पहले शॉर्ट नंबर 5 का पहला पॉइंट देखते हैं। ये पॉजिटिव तौर पर चार्ज की गई सलाख की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप पर नेगेटिव चार्ज पैदा किया जा सकता है, यहाँ तक। उसके बाद जनाब इसका 84 पेज पे भी इसको करना है। इलेक्ट्रोस्कोप को कंडक्शन के अमल से भी चार्ज किया जा सकता है। अगर किसी नेगेटिव तौर पर चार्ज की गई सलाख की मदद से न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को मस करेंगे तो सलाख का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में मुंतकिल हो जाएगा और इसके औराक फैल जाएंगे। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। ये है नेगेटिव तौर पर। अब इसका सेकंड पार्ट है पॉजिटिव तौर पर जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप कैसे चार्ज करेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट ऑप्शन नंबर 2। इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अमल से चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज करने के लिए हम एक नेगेटिव तौर पर चार्ज की सलाख को इसकी डिस्क के करीब लाते हैं। इस तरह डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज ज़ाहिर हो जाएगा जबकि नेगेटिव चार्ज और आग की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को अर्धशुद्धा एल्यूमिनियम फॉयल के साथ एक कंडक्टिंग वाटर की मदद से जोड़ दें और आग के चार्जेस वायर की मदद से ज़मीन पर मुंतकिल हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। अगर हम पहले अर्थ वायर को हटाकर सलाख को इलेक्ट्रोड से दूर हटाएंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सवाल बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी ठीक ठाक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इससे छोटा ये हो नहीं सकता क्योंकि फिर सारे का सारा जो कंसेप्ट है वो गलत हो जाता है। तो लाइट चली गई तो मैं ज़रा चेक करूँ कितनी की रहती है लैपटॉप की बैटरी। स्टिल वी हैव। लो जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। पेज नंबर 83 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर मैं इस वक्त करा रहा हूँ छठा।
इसी पेज पे ये ऊपर निशान लगे हुए, ये देखें, चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना। तो आप इसको पढ़ लें, मैं तब तक चाय का एक सिप ले लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इसको गैर चार्जशुदा इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के नज़दीक लाएं। अगर जिस्म न्यूट्रल है तो औराक अपनी नॉर्मल हालत में रहेंगे, लेकिन अगर जिस्म पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो जो औराक हैं सोने के वो फैल जाएंगे। अगर जिस्म पर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज और सोने के औराक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। औराक के फैलाव के अनुसार चार्ज की मिकदार पर होता है। ये था जनाब जवाब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर माजरत के जवाब बड़ा है, लेकिन इसके अलावा हल कोई नहीं इसका। अगर आप सवाल को छोटा करेंगे, गाइड्स वगैरह से पढ़ेंगे तो नंबर आएगा, लेकिन एक नंबर मिल जाएगा। थोड़ा वजाहत करें कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जिस्म पर मौजूद चार्ज की नौइयत का पता कैसे लगा सकते हैं। ऊपर सवाल था अंदाज़ा लगाना, ये है पता लगाना, फ़र्क है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन चाहिए और वहाँ पर सिर्फ आप एक अंदाज़ा लगा रहे थे, एक जनरल आइडिया। तो पेज 84, लो जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, चार्ज की नौइयत का ये पता लगाना है और वो है सवाल चार्ज की नौइयत का मौजूदगी का पता लगाना। ये मौजूदगी है या नहीं, ये है चार्ज की नौइयत क्या है। किसी जिस्म पर चार्ज की नौइयत के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव या नेगेटिव पर चार्ज करते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, जैसे कि पहले बताया गया था, तो फिर जिस्म पर चार्ज की नौइयत मालूम करने के लिए चार्ज जिस्म को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के नज़दीक लाएंगे। अगर औराक फैल जाए तो फिर जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक दूसरे को दफा कर रहे हैं। अगर इनका औराक का फैलाव कम हो जाए तो इसका मतलब है उस जिस्म पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो औराक है उन पर पॉजिटिव चार्ज था। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कूलम के इलेक्ट्रोस्टैटिक के कानून की वजाहत करें। नीज इसको हिसाबी शक्ल में रखें, इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। पेज 85 86 कूलम्स लॉ। तरतीब में सारे जवाब हैं। 85 आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, चार्ल्स कूलम ने 1785 में एक्सपेरिमेंट करके दो साकन चार्ज इस्साम के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बुनियादी कानून पेश किया। इसके मुताबिक दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान कशिश या दफ़ा की फोर्स इन इस्साम पर चार्ज की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जूं जूं फासला कम हो जाएगा, जो आपस में इनकी कशिश है वो बढ़ती जाएगी। हम अभी एक MCQ कर चुके हैं। और इनके दरमियान जो फासला है उसके मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके बाद सिर्फ ये एक मसवाद लिखनी है, यानी F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। R मतलब है डिस्टेंस, यानी पहले डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाली और उसके बाद जो आप उसकी इक्वेशन डराइव ये वाली कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है। पेज नंबर 86 एंड 87। मज़ीद अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये भी बताना है, सॉरी, इस पिछले सवाल का जवाब ये भी बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। SI यूनिट्स में दोनों चार्ज के दरमियान खला होने की सूरत में K की जो कीमत है स्टैंडर्ड वो है 9 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर C स्क्वायर। मर्जी है, मेरा काम तो बताना। लो जी, असल सवाल का जवाब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के गिर्द वो जगह है जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। किसी चीज़ की कशिश यहाँ तक होगी, सपोज आप दो मैग्नेट लें और एक दूसरे के करीब आस्ता 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 लाएं, जो ही वो आपस में इकट्ठे खींचेंगे, मतलब इस वक्त वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। और जब वो एक दूसरे को खींचना बंद कर रहा है, समझे अभी तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मौजूद है दूसरा जिसम। अगले पेज पे जनाब इसका अगला शॉर्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी क्या होती है। खला के किसी मकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जब जो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं तो उनके दरमियान जो ताकत है, फोर्स है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है।
E इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ये इसकी जनाब होती है इक्वेशन अगर पूछी जाए तो। सवाल नंबर 10 है, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है और इसकी सिमत क्या होगी? अगर वेक्टर है फिर इसकी सिमत भी बतानी है, स्केलर है या वेक्टर है, पहले तो ये बताया, वेक्टर पर सिमत बताएं। इसका जवाब पेज नंबर 87, ये है जी शॉर्टकट नंबर 10। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। लो जी, फोर्स होगी, इसकी सिमत वही होती है जो फोर्स एफ की होती है। अगर टेस्ट चार्ज आज़ादाना हरकत कर सकता है तो ये इसकी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के सिमत में हरकत करना शुरू कर देगा। जाहिर बात है जिधर उसको इंटेंसिटी मिलेगी अगले की उसने उधर उस तरफ ही जाना शुरू कर देना उसको। इलेवन है, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे बयान करेंगे? इसकी यूनिट की भी तारीफ करें। पेज 89, मजीद आगे चलते 88 पे आगे, अब 89 आगे जी। लो जी, अच्छा इसके सवाल दो हिस्से हैं सवाल के। पहले SQ11 ये है, पहले डेफिनेशन बतानी है। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इस एनर्जी के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सिमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। सवाल का अगला हिस्सा, इसका SI यूनिट क्या है? इसके लिए ऊपर जाना है इसी पेज के, ये मैंने मेंशन किए हुए है SQ11B। इसका SI यूनिट वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट की तारीफ की जा सकती है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क दरकार होगा तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो जब सवाल 89 पेज पे इसके दोनों हिस्से थे, अगला सवाल भी 89 पेज पे है, 13.12 साबित करें, कर देते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान फी यूनिट एनर्जी की मुंतकिली को पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर बयान किया जा सकता है। कर देते हैं साबित सर, पेज 89 पे ही रहेंगे। और लो जी SQ12 आप इसको पढ़ें, चाय का सिप लेने का टाइम, सर्दी है भाई, लाइट बंद, गैस स्लो। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल V और पॉइंट बी का पोटेंशियल VB हो तो पॉइंट ए और बी पर चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी बिल तरतीब QVA और QVB होगी। जब चार्ज पॉइंट ए से हरकत करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क QVA माइनस QVB हमें एनर्जी मुहैया करता है। इससे हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। लिहाजा इक्वेशन आ गई W इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। अगर चार्ज Q की मिकदार 1 कूलम के बराबर हो तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मुहैया करदा एनर्जी के बराबर ही होगा। तो सवाल कैपेसिटर आ गए हैं। कैपेसिटेंस से क्या मुराद है? नीज कैपेसिटेंस की यूनिट की तारीफ करें। पेज 1981। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा सवाल है कि कैपेसिटर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा सवाल होगा। ये एक्स्ट्रा सवाल है कि चार्ज को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है इसे कैपेसिटर कहते हैं। ये दो पैरेलल पतली धाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिनके दरमियान फासला बहुत ही कम होता है। इन प्लेटों के दरमियान किसी इंसुलेटर की शीट या हवा होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सवाल था कि डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, उसका भी यही जवाब है। एंड व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, इसका भी यही जवाब है। लेकिन हमारा मसला एक्सरसाइज का ये है कि इसकी कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, तो वो जनाब ये हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है उसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की निस्बत से है, यानी कैपेसिटेंस C बराबर है चार्ज ओवर वोल्ट, कितनी ताकत। कैपेसिटेंस का SI यूनिट को फैरेड कहते हैं, F कहते हैं।
अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम चार्ज देने पर इसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो फिर इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराडे होगी। क्लियर हो गया जी? यहाँ से यानी एक लाइन और उसके बाद इसमें अब हर चीज़ कवर हो गई, इक्वेशन भी आ गई और उसका जो यूनिट है फैराड वो भी आ गया और उसकी तारीफ भी आ गई यूनिट की। लेकिन अमूमन अभी हम सवाल न्यूमेरिकल करेंगे। फैराड चूँकि एक मेन यूनिट है, अमूमन जो उसका चार्ज है वो माइक्रोन यानी 10 लाख हिस्से में होता है। ये आपके सामने माइक्रोन का सिंबल दिए हुए है, माइक्रोन एफ चलेगा, जिसको इस तरह एन एफ होगा तो वो नैनो फैराड होगा, पिको फैराड पी एफ होगा। अमूमन जो हमारे साइज के सवाल हैं वो सारे माइक्रो फैराड के। माइक्रो आपको पता है 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, यानी 10 पावर 6 होगा। हम बाद में न्यूमेरिकल करेंगे अभी इंशाल्लाह। अगला सवाल है, अब कैपेसिटर को जोड़ा जा रहा है जी, सीरीज तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला खस करें। 93 94 थोड़ा सा नीचे 93 शॉर्ट कट नंबर 14 डायग्राम बनाना है। सीरीज तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर एक सीरीज में जोड़े गए हैं। ये देखें एक लाइन में सारे जोड़े जा रहे हैं, 3 कैपेसिटर जोड़े गए हैं। अगर किसी जोड़ को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार एक जैसी होगी। यहां तक पहले यहां तक एक बात, डायग्राम बनाएं। दूसरी बात, इसके नतीजे में हर कैपेसिटर पर चार्ज Q आ जाता है, यानी Q इक्वल टू बराबर है Q1 के, बराबर है Q2 के, बराबर है Q3 के, बराबर चार्ज हो गए सारे चारों के, तीनों के। उसके बाद हर कैपेसिटर की प्लेटों की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस की मुख्तलिफ कीमतों की वजह से मुख्तलिफ होगा। कैपेसिटेंस मुख्तलिफ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा। जो बैटरी की वोल्टेज यानी V है वो तमाम कैपेसिटर पर तकसीम हो जाएगा यकसा, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q ओवर C1 जमा Q ओवर C2 जमा Q ओवर C2 C3। चलते जाएं, एक और असूल बताना है। हम सीरीज तरीके से जोड़े के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एक मसावी कैपेसिटेंस C जाहिर कर सकते हैं, इसलिए जनाब हमारा फाइनल फार्मूला फिर होगा ये वाला। यहां तक करना है, यानी जनाब यहां से शुरू करेंगे। अब ये कि अगर नहीं ज़्यादा याद हो पा रहा तो फिर ये डायग्राम बनाना है। ये पॉइंट नंबर 1 लिख दें, यहां तक पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इस तरह कर दें कि हर कैपेसिटर की प्लेटों की तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुख्तलिफ होगा। 2 पॉइंट्स कर दें, बस 2 नंबर मिल जाएंगे, खलास ठीक हो जी। नीचे लॉन्ग सवाल है, ये इसकी जरूरत नहीं है। लॉन्ग आए तो फिर यहाँ तक करना है, क्योंकि सवाल ऐसे हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए अगर शॉर्ट 2 नंबर का आ जाए तो बस फिर आपने ये जनाब पेज 93 की ये एक लाइन जो मैंने अभी ये वाली पूरी हाईलाइट कर दी है, 7 डायग्राम, अगले पेज की जनाब एक ये लाइन फार्मूला और एक ये मुख्तलिफ होगा, बस ख़त्म, रोलिंग हो गया। कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, पेज नंबर 96 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये पेज 94 है, ये 95 है और ये 96 है। अब कई किस्में हैं जी। एक पेपर कैपेसिटर होता है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर बुनियादी तौर पर, हाँ यहाँ पर एक जुमला आपने अपने पास से लिखना है कि बुनियादी तौर पर 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। ये बात आपने अपने 2 basic types of capacitors known as variable capacitor and fixed capacitor। अब बाकी इनकी मजीद किस्में हैं। जो पेपर कैपेसिटर है वो फिक्स कैपेसिटर मिसाल है, इसकी साख सिलेंडर नुमा होती है, आपको तस्वीर पे नज़र आ रहा है। उसके बाद फिक्स कैपेसिटर की एक और मिसाल जो है वो मीका कैपेसिटर है। अबरक, ये धात की 2 प्लेटों के दरमियान अबरक को बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके अबरक कैपेसिटर बनाया जाता है। एक ख़ास किस्म का बीच में अबरक डाली जाती है, सफ़ेद से केमिकल निकल आएगा बाहर। अब ज़रा अगली किस्म आ गई, वेरिएबल आ गई। वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों को आमने सामने वाले एरिया को तब्दील करने का इंतज़ाम होता है, यानी ये प्लेटें आगे पीछे हो जाती हैं चार्ज को कंट्रोल करने के लिए।
ये कैपेसिटर आमतौर पर कई कैपेसिटर्स को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें हवा को बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो प्लेटों के दरमियान जो चीज़ होती है मौजूद होती है उसको जनाब डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। यहाँ पर जो है डाई इलेक्ट्रिक है वो अब्रक यूज़ की गई। ये था आपका फिक्स कैपेसिटर, लेकिन ये जो है आप चूँकि ये इसके अंदर किसी ठोस चीज़ का मुमकिन नहीं है क्योंकि ये आगे पीछे हरकत करते रहते हैं, वेरिएबल है, तो फिर जो हवा है वो सबसे बेहतरीन चीज़ वो डाई इलेक्ट्रिक होगी। बस ये जवाब बताना था, ये यहाँ तक। और जनाब ये वाला दो बातें, वेरिएबल और फिक्स। चलो जी, फिर ये सवाल आ गया, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है और फिक्स कैपेसिटर क्या होता है। यही भी लिख दें तब भी ठीक है, आप चाहें तो यही जवाब दोबारा इसको लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका इसका जो है वो ये आपके सामने जनाब उस्ताद मोहतरम ला रहे हैं। ये जी, ये आपको कई कैपेसिटर मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ। वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं जनाब, टर्निंग कैपेसिटर होते हैं जो अंदर से मूव कर रहे हैं। ये आपने अक्सर पॉलिस्टर कैपेसिटर देखे होंगे चीज़ों के अंदर, अजीब से ऊपर से एक प्लास्टिक चढ़ा होता है पॉलिस्टर। फिल्म कैपेसिटर देखे होंगे, छोटे छोटे कंप्यूटर में भी लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आलात में। सिरामिक कैपेसिटर होते हैं, सिरामिक्स के बने हुए। ये गोल मटोल तो कई आपने रेडियो शेडियो में देखे होंगे पुरानों में। ट्रिमर कैपेसिटर भी होता है, देखा होगा। पॉलीस्टाइरीन फिल्म कैपेसिटर भी होता है, कई किस्में हैं कैपेसिटरों की। तो ये जनाब इसके जवाब पे लिख दें, ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटर की कीमत तब्दील नहीं होती उन्हें फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, और ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटर तब्दील हो जाती है या की जा सकती है उनको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ, मैं गलती से नहीं लिख सका, मैं माजरत चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज। जनाब दूसरा पॉइंट वही बताना जो ऊपर हमने पढ़ा है कि ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान जो अब्रक है उसको इस्तेमाल की जाता है एज अ डाई इलेक्ट्रिक, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर्स में हवा को एज अ डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। रोलिंग हो गया, दो पॉइंट्स हो गए। यानी फिक्स कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक है वो अब्रक होती है, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर्स में अमूमन जो डाई इलेक्ट्रिक है उसके लिए हवा को, एयर को यूज़ किया जाता है। और एक ये डेफिनेशन होगी। जो प्लेटें फिक्स है तो फिर जो कैपेसिटर की कैपेसिटर से फिक्स है, चार्ज फिक्स है, लेकिन जब प्लेटें मूव कर रही हैं एक दूसरे कभी करीब आ रही हैं कभी दूर आ रही हैं तो फिर चार्ज चेंज होता जा रहा है। वापस आते हैं, कैपेसिटर के इस्तेमाल की लिस्ट बनाएं। ठीक हो गया, मेहरबानी। पेज नंबर 97, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैपेसिटर। राइट डिफरेंट यूज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का इस्तेमाल। यहां से जनाब शुरू करें। कैपेसिटर नंबर 1, पहले तो आप लिख लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैपेसिटर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, आम टीवी, एलईडीज़, मोबाइल, हर जगह इस्तेमाल होता है कैपेसिटर। पंखे, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक है उनमें। मिसाल के तौर पर कैपेसिटर जो है वो ट्रांसमीटर, रिसीवर और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक हो गया, कैपेसिटर टेबल फैन, सीलिंग फैन, छत वाले पंखे आ गए, दूसरे पंखे आ गए, एग्जॉस्ट फैन में भी इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशन, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सी घरेलू अशिया में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बता दूं, मदरबोर्ड्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, हम देखोगे मदरबोर्ड खोलकर। और कैपेसिटर्स को फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स कम या ज़्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम आलात कैपेसिटर हैं, उस्ताद साहब दिखा चुके हैं पहले। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल की एक मिसाल की मदद से वजाहत करें। ये जी आसमानी बिजली, और ये जब धमाके जाते हैं चार्ज बढ़ता जाता है तो फिर तबाही। यहाँ से पहले जी हैं गड़बड़ हो गई। अच्छा, इस्तेमाल बताओ, खतरात पहले इस्तेमाल बताने हैं 97 एंड 98 पेज पे। ये जी 97 पेज और 98 पेज। 97 पेज की आखिरी लाइन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमारी रोज़मर्रा में बहुत अहम किरदार है। जैसे कि फ़ोटो कापी मशीन आपने देखी होगी, फिर गाड़ी की सतह को
पेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कालीनों और फैक्ट्रियों की चिमनियों को धुआं और गर्द अलग करने के लिए ये जो लगे होते हैं अपने वैक्यूम क्लीनर आपने देखे होंगे, ये यूज़ करते हैं। ये चार्ज है ना, चार्ज करता है तो वो मट्टी शट्टी हर चीज़ खींच लेता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, आपने सीमेंट फैक्ट्रियों ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो वहाँ देखी होंगी ये लगी हुई, जो कि फ़ज़ास को साफ़ करते रहते हैं। अब तो अमीर मुल्कों ने शहरों में जगह जगह पब्लिक मकामात पर लगा दी हैं ताकि फ़ज़ा साफ़ होती रहे, गर्द वगैरह कम हो जाए। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स कहा जाता है। ये एलर्जी से मुतासरा लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्द ग़बार से आलूदा ज़रात जब इब्तदाई फ़िल्टर से गुजरने के बाद आले के पॉजिटिव तौर पर चार्ज की जाली से गुजरते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब ये ज़रात आले की दूसरे नेगेटिव तौर पर चार्ज की जाली से गुजरते हैं तो वो खींच लिए जाते हैं। इस अमल से हम हवा से गर्द ग़ुबार के ज़रात को काफ़ी मिकदार में ख़त्म कर सकते हैं। एक उसने एग्जाम्पल पूछी तो बस एक बता दी, उसने पेंटिंग ही नहीं पूछी। आप देख रहे हैं एक तरफ से हवा जा रही है आलूदा मट्टी वाली और दूसरी तरफ से साफ हवा बाहर निकल रही है। जो प्लेटें हैं उन्होंने मट्टी को आस पास से खींच दिया और फिर ये बाकायदा कंप्रेसर लगे हैं, इसको मज़ीद खींच के मज़ीद इसको डेंस कर देते हैं, इसको इकट्ठा ठोस बारीक कर देते हैं। खतरात क्या हैं? हमने फ़ायदे तो पढ़े ही पढ़े हैं, ज़रा खतरात पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी के खतरात क्या हैं? पेज 99 आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। लो जी, खतरात की बात करें तो आसमानी बिजली खतरात, क्योंकि चार्ज इकट्ठा होता रहता है और फिर अचानक वो चूँकि नेगेटिव होता है और ज़मीन पे जो भी उसको नज़र आएगा पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़, कोई दरख्त या कोई लोहा या कोई दाती चीज़, उस पर फ़ौरन गिर जाएगी। या फिर हम ये आसान एग्जांपल दे देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मकामात पर आग या धमाकों की भी एक बड़ी वजह होती है। आग या धमाके की वजह रगड़ के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मकाम पर कसीर तादाद में जमा होना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों या कंटेनर्स में पेट्रोल डालते वक्त पेट्रोल की पाइप के साथ रगड़ के नतीजे में पैदा होती है। जब हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं तब भी हमारे जिस्म पे कोई कपड़ा वगैरह उतारते हैं तो कई दफ़ा आपने देखा होगा अजीब से आपके बाल खड़े हो जाते हैं कपड़े चेंज करते हुए। इसके नतीजे में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अगर स्टैटिक चार्जेस किसी ऐसे एरिया में डिस्चार्ज कर जाएं जहाँ पेट्रोल के बुखारात मौजूद हों तो फ़ौरन वहाँ आग लग सकती है। ये इसका जवाब था। तो जनाब चैप्टर ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हज़म, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। मशहूर आलम सवाल आला तसव्वुराती सवालात रहते हैं। टोटल जनाब 8 आला तसव्वुराती सवाल हैं, तो इनको पढ़ते हैं जी अगले वीडियो में। इसकी अब ज़रूरत नहीं रही और इसको मैं कर देता हूँ बंद। हाँ, इसके बाद जो एक वीडियो है उसमें फिर न्यूमेरिकल सारे होंगे, आपको मैं ये न्यूमेरिकल दिखा दूँ। ये तो शॉर्ट थे। टोटल जनाब न्यूमेरिकल 13.1 से लेकर 10 न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी हम बाद में करते हैं और ये 8 पहले इसके कंसेप्चुअल सवाल कर लेते हैं। आप चले जाएं जी, आराम करें। फिर जनाब इस वीडियो को बंद करते हैं और अगली वीडियो शुरू करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।